गाइस, सीए फाउंडेशन फुल चैप्टर सॉल्यूशन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रेंटिसशिप चैप्टर के, जिसके इलस्ट्रेशन 12 तक हमने सारे कंप्लीट कर लिए दोस्त। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि अगेन बेहतरीन क्वेश्चन है। एक ऐसा अनोखा क्वेश्चन है जिससे आपका पूरा फाइनल अकाउंट एक मस्त तरीके से रिवाइज हो सकता है। इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में कभी भी आया तो 20 नंबर का आएगा, 20 मार्क्स का। अगर इसमें से 9 एडजस्टमेंट दिए, 3 या 4 एडजस्टमेंट आई, तो ये क्वेश्चन 10 से 12 या 15 नंबर का आ सकता है। इस क्वेश्चन को साथ साथ मेरे करना, क्योंकि समझने लायक इस क्वेश्चन में जो बात है वो अब तक के मॉड्यूल के किसी भी क्वेश्चन में वो बात नहीं है। आज तक एग्जाम में कोई इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया जिसमें वो बात हो जो इस क्वेश्चन में। साथ साथ समझना, एक सिंगल क्वेश्चन कैन मेक यू रिवाइज द एंटायर चैप्टर ऑफ फाइनल अकाउंट्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 की बात है दोस्त। क्वेश्चन में आपको बैलेंसेस दिए हुए, डेबिट और क्रेडिट दोनों, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस सभी दिए हुए। क्वेश्चन में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना विद द हेल्प ऑफ दिस सर्टेन एडजस्टमेंट। 9 एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में, एक एक एडजस्टमेंट बड़ी प्यारी एडजस्टमेंट हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। ऐड करना है या लेस करना है, और ऐड और लेस कहां करना है, ये बात भी पता होना चाहिए। सबसे पहले ये जो काम हो रहा है वो हो रहा है इन द बुक्स ऑफ गांगुली। ऊपर लिखेंगे इस बात को, इन द बुक्स ऑफ गांगुली। सर ये सब लिखना जरूरी है? बिल्कुल, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए अकाउंट्स में तो बहुत जरूरी है। इन द बुक्स ऑफ गांगुली, यहां लिखेंगे दोस्त, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। प्यारा सा फॉर्मूला बनाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और यहां भी पर्टिकुलर्स और सिंपल फॉर्मेट है आपका। तो गाइस सिंपल फॉर्मेट है आपका, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब क्वेश्चन में आपको यहां बैलेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक दिया 2,34,000। जो भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कंफ्यूज ना हो जाए, टिक करते जाना जो एडजस्टमेंट होती है। ओपनिंग स्टॉक दिया 1 अप्रैल 2019 का, दैट इज 2,34,000। तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 2,34,000। इसमें कभी भी कोई एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, ना प्लस करना होगा ना माइनस, जो सिंपल स्टॉक था उसी को करना। पॉइंट नंबर 1 है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 इज 3,93,000। क्योंकि क्वेश्चन में बाहर दिया हुआ है बैलेंस, यानी एडजस्टमेंट में नहीं है, एडजस्टमेंट में लिया गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड डालेंगे, हमें ट्रेडिंग अकाउंट करना है। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31 मार्च 2020। ये जो ट्रेडिंग में, और ये जो 3,93,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक में लिखा जाएगा, इसमें गुड्स रिटर्न किसी कस्टमर ने किए थे, मतलब सेल्स रिटर्न करी थी, उसमें हमें उसको उसके जो गुड्स थे वो इंक्लूड कर लिए। मतलब सर ऐसा कैसे हो जाता होगा, एंट्री पास करें नहीं, गुड्स कैसे आ जाते होंगे? गुड्स बेटा हम फिजिकली काउंट करते हैं, तब लिख कर लाते हैं कितने रुपए के। 3,93,000 रुपए गुड्स शामिल थे उसमें, पर 15,000 रुपए की ये सेल्स रिटर्न की एंट्री हमने पोस्ट नहीं की थी। दैट मीन्स हमने 15,000 रुपए से ना सेल्स रिटर्न को डेबिट किया था, ना डेटर को क्रेडिट किया था। डेटर को क्रेडिट करेंगे, कस्टमर कौन होता है हमारा? डेटर। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, एंट्री बनती थी ना, सामान वापस आया, पहले गया होगा तो सेल्स, आया होगा तो वापस सेल्स रिटर्न। किससे आया? डेटर से, तो डेटर को क्रेडिट किया गया। तो हमारी बुक्स में जो सेल्स रिटर्न और डेटर दिखाई देंगे, इसमें 15,000 रुपए की एडजस्टमेंट हमें और करनी पड़ेगी। तो फटाफट से हमें क्वेश्चन में करना क्या है, एक तो एडजस्टमेंट नंबर 1 ये मिलेगी। क्लोजिंग स्टॉक तो सिंपल लिख दो 393। इसमें 15,000 अलग से जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें वो पहले से ही शामिल है। वैसे भी शामिल होते, क्योंकि कुछ फिजिकली काउंट होते हैं, हम लोग गिन कर लाते हैं, हम लोग अपने मेथड से निकालते ही होंगे, कंप्यूटराइज मेथड से, और हम लोग गिनकर आते हैं गुड्स कितने रुपए के बचे। परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन 1 जनवरी 2020
ऑफ ₹10,000, मतलब जो परचेज दिया आपको 12,15,500 रुपए की, इस परचेज में से परचेज रिटर्न तो घटाते ही थे हम अब तक नेट परचेज निकालने के लिए, अगर क्वेश्चन में होती थी। हम इसमें से फर्नीचर भी माइनस करेंगे। कौन सा वाला फर्नीचर दोस्त? ये 10,000 रुपीज। क्यों माइनस करेंगे दोस्त? क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये फर्नीचर खरीदा था पर हमने गलती से इसे गुड्स की तरह लिख लिया, तो लेस करेंगे। ट्रांसफर टू फर्नीचर अकाउंट, क्या करेंगे? लेस ट्रांसफर टू फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए का? 10,000 रुपीज का। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि जो चीज फर्नीचर थी गलती से परचेज में शामिल होगी, उसे परचेज से हटा दिया है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न 29,000, इसको भी माइनस करेंगे। इसको क्यों करेंगे? क्योंकि नेट परचेज निकालनी है। ये वो सामान है जो हमारे पास है ही नहीं, चला गया है कहीं और। 29,000 दोनों परचेज माइनस करके आउटर कॉलम में नेट परचेज लिख देंगे। 12,15 में से 10 के 12,05,500, 29,000 गए 76 और 85, 95,105, 11,76,500, 11,76,500। इस डेप्रिसिएशन इस फर्नीचर पर लगाना है 10%। जब आएगा प्रॉफिट एंड लॉस तब बात करेंगे। आप पूरा बैलेंस देख लें। सबसे पहले कैपिटल दिया है, अभी किसी काम का नहीं, लायबिलिटी में जाएगा। स्टॉक डाल दिया, परचेजेस डाल दिया, परचेज रिटर्न डाल दिया, कैरेज इनवार्ड 93,000। कैरेज इनवार्ड एक बार देख लिया, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट करेंगे। इससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट हो सकता है वो कुछ गलती हो गई हो। तो पॉइंट नंबर 4 में लोन से रिलेटेड है, पॉइंट नंबर 5 में डेटर है, पॉइंट नंबर 6 इंटरेस्ट है, पॉइंट नंबर 7 इंटरेस्ट है, पॉइंट नंबर 8 इंटरेस्ट है, पॉइंट नंबर 9 प्रोविजन। कोई भी कैरेज इनवार्ड से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब कैरेज इनवार्ड है आपका 93,000। सिंपल लेते हैं। क्रेडिट साइड देखेंगे आप सेल्स। सेल्स कितने रुपए की है? 14,48,000 की बाई सेल्स 14,48,000। लेस करेंगे रिटर्न्स। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि सर ये वो सामान है जो हमारे पास वापस आ गया, तो हमारे इसको सेल्स में शामिल करना सही बात नहीं है। 43,000 रुपीज की ये सेल्स रिटर्न है, और 15,000 रुपए की कस्टमर करेगा जो हमने लिखी नहीं थी, भूल गए। दोनों को माइनस करना पड़ेगा। सेल्स में से सेल्स रिटर्न कितनी माइनस होगी? 43 तो दी हुई है ऊपर, 15 दिए एडजस्टमेंट में, दोनों हटा दो। 43 और 15 58,000, 58,000, 13,90,000 रुपीज की आपकी नेट सेल्स आ जाएगी। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस। क्लोजिंग स्टॉक है 3,93,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000, 3,93,000। सिंपल आपको यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट्स, इस टोटल में से इस टोटल को माइनस करना है आपको। 13,90 और 3,93, ये हो गया 17,83,000। 13 3 16 9 18, 17,83,000। यहाँ से माइनस करेंगे हम 2 लाख, 11 लाख, 13 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 14 लाख 10,000, 14 लाख 10,000, 15 लाख 3,000, 15 लाख 3,500। कैरेज के अलावा और कुछ अमाउंट नहीं है। रेंट, सैलरी, डेटर, क्रेडिटर, इंटरेस्ट, पेंडिंग, स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंस, कैश इन हैंड, फर्नीचर, ड्राइंग्स। $2 लाख 2,79,500 रुपीज का आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सर्टेन एडजस्टमेंट क्या थी? एक परचेज रिटर्न की थी, एक फर्नीचर की थी। फर्नीचर की नीचे तो उठाइए, रिटर्न 43 था पर हमने 58 किया क्योंकि 15,000 रुपये का नीचे चला गया। 13 3 16 17,83,000 दोनों तरफ टोटल डाल दे दिया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में डालना पड़ेगा, और जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी हम उसको एक सेपरेट वर्किंग नोट बना देंगे ताकि हमको दिक्कत कम से कम आए और समझ में ज्यादा से ज्यादा।
279500 यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब एक एक करके पढ़ दिया। सबसे पहले कैपिटल आएगी, स्टॉक आ चुका, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश रिकॉर्ड। रेंट से शुरू कर दी। 28,500 रुपीज का रेंट है क्वेश्चन में, 28,500 रुपए का। रेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं, और स्टैंडिंग है प्रीपेड वाली, मैंने पहले ही एक बार पढ़ ली सारी एडजस्टमेंट, एक बार आप भी पढ़ लें। जब भी कोई एडजस्टमेंट करें उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट पढ़ेगी। सैलरी है 46,500 की, क्योंकि मैंने पहले ही इससे रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट पढ़ रखी है। एक बात आप भी देख लें तो क्लैरिटी हो जाएगी। एडजस्टमेंट तीन ही चीजों से रिलेटेड है अब जो है, डेप्रिसिएशन से, बिकॉज फर्नीचर है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड से रिलेटेड, और प्रोविजन से रिलेटेड। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है दोस्तों। इसके बाद आता है सैलरी राइटर, सैलरी क्रेडिटर, लोन फ्रॉम देना बैंक, इंटरेस्ट पेड, प्रिंटिंग स्टेशनरी। मैं पहले उन चीजों को डाल रहा हूँ जिनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, ताकि एडजस्टमेंट वाली चीजों को मैं आपको वहां समझाऊंगा। वर्किंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सिंपल डालना है सर। अगर हमारी एडजस्टमेंट गलत होती है तो क्या हमें एग्जाम पूरा क्वेश्चन काट देगा? बिल्कुल भी नहीं। सीबीएसई की तरह यहाँ पे स्टेप मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट है कि जो ये काम कर रहे हो आप, इसके नंबर मिलेंगे। मतलब 20 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आता है और आपकी एक तो एडजस्टमेंट गलत होती है तो 15, 16, 12, 14 नंबर आपके आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कितना क्वेश्चन सही एडवर्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो बाद में बात करेंगे। कैश, दैट इज कैश इन हैंड, एसेट है। डिस्काउंट रिसीव्ड 14,950, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड 14,950। इनडायरेक्ट इनकम होती है आपकी। इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि लॉस होता है हमारा। एक्सपेंसेस और लॉसेस सभी चीजें डेबिट में जाती हैं। डिस्काउंट अलाउड 37,700। जनरल एक्सपेंस 19,600। ऑडिट फीस 3500 रुपए। $3,500। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 11,650। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4350, 4350। कैश इन हैंड आपका अर्निंग एसेट है। डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देखते हो, ड्राइंग जाएगा नहीं, डिपॉजिट जाएगा नहीं। अब करते हैं एक एक करके बात हम लोग एडजस्टमेंट की। मतलब यहाँ जो भी चीजें जाएंगी वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड जाएंगी। चलो सिंपल सिंपल नीचे वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहला है दोस्त पॉइंट नंबर 2, जिसमें से हमने 10,000 का माइनस किया था, उस फर्नीचर पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। एक एक एडजस्टमेंट को बहुत प्यार से समझेंगे। सो सिंपली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको फर्नीचर दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल 2019 को 9,000 रुपए का फर्नीचर, यानी इस फर्नीचर पर 1 अप्रैल 2019 को जो था हमारा 9,000 रुपए का फर्नीचर, इस पर हम डेप्रिसिएशन रेट लगाएंगे पूरा का पूरा 10%। 10% क्यों? क्योंकि पूरी साल हमारे पास फर्नीचर था। 9,000 का 10% हो गया 900। इसके अलावा क्वेश्चन में 10,000 रुपए का फर्नीचर जो यहां से माइनस हुआ है वो हमने खरीदा था। मतलब अल्टीमेटली फर्नीचर पर डेप लगाना जरूरी है। वो खरीदा था हमने 1 जनवरी, ऊपर वाला 9,000 का पूरे साल चलाया हमने 1 अप्रैल 2019 से। ये 10,000 वाला जो खरीदा था ये पूरी साल चला ही नहीं पाया, सिर्फ कितने महीने चलाया आपने? 3 महीने। इस पर डेप लगेगा 3 महीने का आपका। 250 रुपए का डेप इस पर लगेगा। 900 और 200 1150। 1150 रुपए का डेप्रिसिएशन आप सिंपल डाल दो यहाँ पर। टू डेप्रिसिएशन ऑन 1150। 1150 900 और 250 1150। पॉइंट नंबर 4 दिया है लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गाउंडी अफेयर्स एज फॉलो। जो लोन अकाउंट है आपको लोन फ्रॉम देना बैंक दिख रहा है 1 लाख रुपए का, इस पर 12% ब्याज देनी थी। वहां कुछ गलती ऐसी ना हो जाए आपसे कि आप 1 लाख का 12% निकाल दो, क्योंकि उन्होंने देखो नीचे बैलेंस दिया हुआ है
कि लोन हमने 50,000 का लिया था 1 अप्रैल 19 को, जो आपको 1 लाख का दिख रहा है वो आज लिया है 31 मार्च 2020, मतलब 2 लोन लिए। एक 50,000 का साल की शुरुआत में लिया था या पहले से चल रहा था, और एक 50,000 का आज लिया है 31 मार्च में। तो जिस तरह आपको याद होगा 12th क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट के टाइम पर डिवेंचर पर इंटरेस्ट निकालते थे, नई डेट तो पुराना बैलेंस, पुराना डेट तो नई बैलेंस, सेम थोड़ा सा वैसा ही कॉन्सेप्ट, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। आप 50,000 रुपए का लोन लेकर बैठे थे 1 अप्रैल 19 को, तो ब्याज पूरे साल की 50,000 पर दोगे या नहीं? देंगे। क्या आप जो अभी 50,000 का लोन दिया है, जो आपको पॉइंट नंबर 4 में दिख रहा है, पॉइंट नंबर 4 में दिख रहा है, क्या आप उस पर ब्याज दोगे? सर उस पर हमें कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन जो दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ देना बैंक, मतलब आप बैलेंसेस देख रहे हो जो ऊपर, तो 1 लाख का लोन दिख रहा है 12% ब्याज दिख रहा है, ऐसा लग रहा है 1 लाख पर 12%, पर नीचे एडजस्टमेंट देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि 50,000 का लोन था जिस पर 12% ब्याज देनी है, और बाकी के 50,000 पर ब्याज नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि वो 31 मार्च को लिया, आपको दिख रही होगी बाई बैंक। बाई बैंक इसलिए कि एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक डेबिट बैंक लोन क्रेडिट, बैंक लोन क्रेडिट, इसलिए बाई बैंक लिखा है। तो दोस्त 50,000 रुपए पर 12% की ब्याज जाएगी पूरे साल की, आपको 6,000 रुपए देने पड़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की पूरे साल के। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड दिख रहा है आपको 4,500, इंटरेस्ट पेड कितना दिख रहा है? 4,500। अब आपको 6,000 देनी थी, 4,500 दी है, तो 1,500 रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट बनेगा आपको। यहां आप लिखते टू इंटरेस्ट पेड प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 4,500 प्लस 1,500। तब करते ऐसा काम जब पॉइंट नंबर 6 नहीं दिया होता। सर ये क्या बता रहे हो आप? पॉइंट नंबर 6 दिया है और नहीं दिया, वो मतलब देखो इनकी इंटरेस्ट तो पेड हो रही है 4,500, पर 4,500 में से सिर्फ 3,000 पे हो रही है देना बैंक, ऐसा इन्होंने लिखा है, इंटरेस्ट पेड टू देना बैंक, आंसर लिखा हुआ है। तो ये वाली देना बैंक को पेड इंटरेस्ट है और ये वाली देना बैंक की एक्रूड इंटरेस्ट है। मतलब बहुत सिंपल वे में समझना, आपने, मैं और कहां समझा सकता हूं, यहां पर आपने 50,000 रुपए का लोन लिया किसी से भी, वो बैंक हो या इंसान हो, आपने बोला भाई 12% ब्याज दूंगा मैं तुझे, बोला ठीक है 6,000 रुपए साल के एंड में दे देना। आप साल के एंड में सिर्फ 3 दे पा रहे हो, उसको 3 ही दी है आपने, साल के एंड में सिर्फ 3 दी है, तो मुझे बताओ 3,000 रुपए आउटस्टैंडिंग हुई है नहीं? पर सर 4,500 मतलब क्या? एक लोन किसी और से भी लिया होगा, या फिर आपने कोई गलत काम किया होगा, या फिर आपने कोई पेनल्टी पेपर करी होगी, उस पर इंटरेस्ट दी होगी, मतलब आपने 1,500 रुपए देना बैंक को नहीं दिए। ये देना बैंक वाला लोन है, इसमें 50,000 का लोन लिया था, 12% के हिसाब से 6,000 ब्याज देनी थी, 3 दिए 3 नहीं दिए, यानी 3,000 पेड वाली, 3,000 एक्रूड वाली। यहां जो 4,500 ब्याज है, ये है तो 4,500, पर इसमें से 3,000 रुपए गई है देना बैंक को और बाकी किसी और। तो अल्टीमेटली अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट आता 1,500 और आप टोटल 6,000 डालते। कौन सी वाली लाइन नहीं लिखी होती? कौन सी वाली लाइन नहीं लिखी होती? कौन सी वाली? जब पॉइंट नंबर 6 क्वेश्चन में नहीं होता कि इंटरेस्ट पेड जो है 4,500, तभी तो बोल रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हर बार एडजस्टमेंट की रिलेटेड एडजस्टमेंट है। ठीक है, हर दोस्त की एक साली है और वो हमारी घरवाली है। ठीक है, दैट मींस टू इंटरेस्ट पेड 4,500 में ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितनी ऐड करोगे? 3,000। अगर क्वेश्चन में वो लाइन नहीं होती, अगर वो क्वेश्चन में लाइन नहीं होती तो हम यहाँ 1,500 लिख रहे होते एक्रूड इंटरेस्ट, पर वो लाइन दी है इसलिए हम 3,000 ले गए, क्योंकि 6,000 रुपए आपकी टोटल इंटरेस्ट बनती है। सबसे पहले तो कंफ्यूजन थी कि 6,000 क्यों, 1 लाख पर 12%, वो कंफ्यूजन किसने हटाई? पॉइंट नंबर 4 ने। फिर पॉइंट नंबर 6 ने क्या कंफ्यूजन हटाई कि 50,000 पर 12% टोटल देनी है 6,000 में, 3,000 दे दी है, 3,000 देनी है। ठीक है, क्यों देनी है? क्योंकि सर 4,500 में से सिर्फ 3,000 रुपए देना बैंक के, बाकी किसी और बैंक की, यस बैंक की, पीएनबी बैंक की, पता नहीं कौन सी बैंक की। 3,000 आपकी एक्रूड इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट पेड यहाँ आएगी। अभी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इसको यहीं से कैरी कर ले रहे हैं। जो बचे हुए आइटम्स हैं उसके लिए नेट प्रॉफिट यहाँ निकाल देंगे। अब इतने ही आइटम्स बचे होंगे सिंपली, उसको यहाँ लिख लेंगे। अमाउंट क्रेडिट और अमाउंट डेबिट। वर्किंग नोट भी 1 या 2 और बनाने हैं आपको।
अब सिंपल बात समझो, पॉइंट नंबर 1 आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया, पॉइंट नंबर 2 आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया, पॉइंट नंबर 3 पूरी तरह, पॉइंट नंबर 4 पूरी तरह, पॉइंट नंबर 5 अभी देखते हैं, 6 पूरी तरह कंप्लीट है, पॉइंट नंबर 7 रह गया आपका। 8 वाले के बारे में बोल रहा भाई, देना वेना बैंक के इंटरेस्ट को प्रोवाइड करना, और 9 जो है अगेन प्रोविजन के रिलेटेड है। तो पॉइंट 7 और 5 इसके बारे में बात करते हैं, क्या बोलना चाहता है। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, ये बोल रहा है सन्ड्री डेटर जो है 20,000 रुपए के ड्यू है रोबर्ट। तो सन्ड्री डेटर हमारे जो भी हैं यहाँ पर 1,20,000 रुपए के, तो हमारे सन्ड्री डेटर से एक ही काम है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है हमें @ 5% एज पर पॉइंट नंबर 9। तो बनाना कौन से डेटर्स पर है, जो हमारे डेटर है। तो 1,20,000 रुपए के डेटर है हमारे, जिसमें से 20,000 रुपए ऐसे डेटर है जो 10,000 के हमारे क्रेडिटर हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे दो बगल बगल में दुकानदार है, ठीक है, एक स्टेशनरी वाला और एक परचून वाला। परचून वाला स्टेशनरी वाले से सामान लेता है, स्टेशनरी वाला परचून वाले से सामान लेता है, ठीक है। दोनों ही दुकानदार एक दूसरे पर उधार करते हैं, मतलब 10,000 का मैं आपसे सामान ले आया और 20,000 का आपको सामान बेच दिया। तो आप मेरे 20,000 से डेटर हो गए और 10,000 से मैं आपका डेटर हो गया, मतलब एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर है। ये समझ आ रही है अपनी बातें? दैट मीन्स 1,20,000 रुपए के जो मेरे डेटर है उसमें से 20,000 आप है, ठीक है, बट आपके मेरी तरफ 10,000 बनते हैं। दैट मीन्स 10,000 अगर आपने मेरे मारे तो मैं 10,000 आपके मार लूंगा। 10 तो मार सकते हो, 20,000 मुझे आपसे लेने और 20,000 आपको मुझसे लेने और 10,000 मुझे आपसे लेने। यानी 10,000 रुपए से डेटर क्रेडिटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 1,20,000 में से 10,000 गए, कितने बचेंगे? 1,10,000 रुपए। ये वो डेटर है जिन पर प्रोविजन बनाना चाहिए। सर 10 पर क्यों नहीं बना रहे? 10 पर इसलिए नहीं क्योंकि भाई क्यों पैसे मारेंगे हमारे, हम उनके पैसे मार लेंगे अगर उन्होंने हमारे पैसे मारे। 10 से तो कैंसिलेशन है, इनको बोलते हैं पैरेलल डेटर क्रेडिटर, मतलब आप मेरे डेटर हैं और मैं आपका डेटर हूं, सिर्फ 10,000 से। तो क्रेडिटर में जो 10,000 है वो आपके बनते हैं और डेटर में जो 20,000 है वो आपके बनते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन 10,000 को हटाने के बाद हमें एक चीज और हटानी पड़ेगी क्वेश्चन में। क्या हटानी पड़ेगी? क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न वाली एंट्री है, पॉइंट नंबर 1, 15,000 रुपए की एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, उसको और हटा दो क्योंकि वो अब तक नहीं हुई है, अब होगी। तो कितना है? एक 20 में से 10 गए, एक 20 में 10 गए, 10 एक 10 और 15 गए, 95,000। तो 95,000 पर 5% बनाया जाएगा आपका क्या? प्रोविजन। यानी 5,000 रुपये बनता है। 4750 का बनेगा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 4750। अगर किसी भी बच्चे को इस डेटर क्रेडिटर वाले पॉइंट में दिक्कत है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, आपको जब कभी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं डिटेल में और समझा सकता हूँ पर्सनली। कौन सी चीज को? ये 10,000 वाले डेटर। 15,000 तो सिंपल है सर, सेल्स रिटर्न टू डेटर एंट्री बननी चाहिए थी, नहीं बनी। सेल्स रिटर्न में से तो हटा दिए, डेटर में से भी हटाओ क्योंकि अब एंट्री नहीं बनी है, अब बनाओ। यहाँ तक किसी को कोई भी कैसी भी दिक्कत हो तो बताओ। तो भाई डेटर पर जो प्रोविजन लगेगा वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया 4750 का। अब क्वेश्चन में यहाँ पर एक एडजस्टमेंट और तगड़ी सी रह गई है, दैट इज पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट 1000 फ्रॉम ZD डेटर्स ड्यू टू डिले ऑन देयर पार्ट एंड द बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। मतलब क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड है 7250, जो क्वेश्चन में लिखी हुई है इंटरेस्ट रिसीव्ड दैट इज 7250, जो कि क्रेडिट साइड में आएगी यहाँ पर बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से। इंटरेस्ट रिसीव कब होती है? तो जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं पर, मतलब आपने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रखे हैं या कहीं एफडी करा रखी है बैंक में या कोई और सोर्स ऑफ इनकम है आपके, आपने लोन दे रखा है किसी को, तब इंटरेस्ट आती है। तो यहाँ इंटरेस्ट जो 7250 आ रही है वो आएगी एक तो डिपॉजिट पर और एक इन्वेस्टमेंट पर। 5% का इन्वेस्टमेंट है और आपका 10% का डिपॉजिट है। 1.5 लाख का डिपॉजिट है और 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, दोनों पर इंटरेस्ट आएगी। 7250 रुपए की इंटरेस्ट रिसीव्ड है, जिसमें से 1000 रुपए की आपकी इंटरेस्ट है 6250 आपकी, सिर्फ ये डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है आपकी 7250 है टोटल, जिसमें से 1000 रुपए की जो इंटरेस्ट है वो डेटर से मिली हुई है। मतलब अब हमारे पास जो इंटरेस्ट आ रही है वो डिपॉजिट वाली और इन्वेस्टमेंट वाली है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। सर डेटर क्यों इंटरेस्ट देगा? डेटर ने मानो 6 महीने तक पैसे नहीं दिए, हमने बोला भाई 3 महीने बाद पैसे देगा तो इंटरेस्ट देनी पड़ेगी इतने रुपए की।
तो वो इंटरेस्ट हमें अलग हटानी पड़ेगी। क्यों हटानी पड़ेगी? क्योंकि हमें ये लग रहा है कि डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट है या इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो टोटल बनेगी कितनी? देखो डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट है वो है 10%, 1.5 लाख रुपए की 10%, यानी 15,000। और इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो है 25,000 पर 5%, दैट इज 1250। टोटल बनेगी 16,250 रुपए। ये इंटरेस्ट हमें मिलनी चाहिए इससे, पर मिली सिर्फ कितनी है उतनी 625, यानी ऐड करूंगा मैं एक्रूड इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट जो मिलेगी 16,250 मिलनी चाहिए, 6,250 मिली है, यानी 10,000 रुपए मेरी क्या है एक्रूड इंटरेस्ट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जो 7250 इंटरेस्ट है मेरी 7,250, वो 7,250 तो आनी है, ऐड और आनी है एक्रूड, ऐड और करनी है आपको एक्रूड इंटरेस्ट। चल एक बार और समझा दीजिए, ये 10,000 वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। सिंपल समझ लो, मैंने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है 1,50,000, 10% की ब्याज शुरू में ही कर रहा था, 15,000 मेरे पास ब्याज आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। ये रही वो 15,000 रुपए की ब्याज। एक इन्वेस्टमेंट और करा, एक डिपॉजिट के नाम से 1.5 लाख का, जहां से 10% ब्याज आएगी 15,000, और एक इन्वेस्टमेंट के नाम से 25,000। 15,000 की ये आएगी और 1,250 की ये आएगी, दोनों ब्याज मिलाकर आएंगे 16,250। पर मेरे पास जो आई वो सिर्फ 6,250 आई। सर आपके पास आई तो 7,250 है। हाँ, 1000 डेटर वाली है वो अलग से आ रही है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट से सिर्फ कितनी आ रही है? 6,250। आनी चाहिए थी 16,250, आ रही है 6,250, तो बची हुई 10,000 रुपए हमारी एक्रूड इंटरेस्ट मानी जाए। कोई 10,000 की मैं एक्रूड इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, 6,250 ही एक्रूड इंटरेस्ट को लिख लूं बैलेंसिंग फिगर। टोटल मिलनी चाहिए थी इतनी, मिली है इतनी, तो बची हुई आएगी आपकी एक्रूड इंटरेस्ट। तो मैंने इसको यहां पर डाल दिया। सिंपल काम रह गया आपका टोटल करना, डेबिट का टोटल कर लो और क्रेडिट का कर लो, और डिफरेंस में लिख देंगे हम लोग नेट प्रॉफिट्स। फटाफट छोटा सा काम है। क्रेडिट का टोटल सरल सा लग रहा है मुझे, 5 और 5 10, 3 12 और 5 17, यानी 8 12 21, 3 4 11, 3,11,700 रुपए डेबिट का। क्रेडिट के बाद अब दोस्त आपको डेबिट का टोटल करना पड़ेगा, दैट इज 28 6 44 28 34 74 75 82 92 98 1,48 55 85 194 2,04,000 5,300 6,800 11,800 22,800 23,450 23,450 23,800 35,800 300 और 900 37,200 2,41,200 2,41,200 डेबिट का टोटल आ रहा है। क्रेडिट से डेबिट को माइनस करके प्रॉफिट आएगा हमारा 70,500 रुपीज का दोस्त प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पर 70,500 का, जो कि कहाँ जाएगा कैपिटल अकाउंट। टोटल बराबर यहीं पर लिख रहा हूँ 3,11,700 और यहाँ भी 3,11,700। बैलेंस शीट और बनानी है क्वेश्चन में, तो मैं इतना वर्किंग नोट वाला एरिया और ये रफ कर दे रहा हूँ, ये हमें याद रखना पड़ेगा प्रॉफिट वाली। सारे हमें वर्किंग नोट सामने सामने दिख जाएंगे, तो बैलेंस शीट इतने एरिया बना सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का आएगा। अगर 2-3 एडजस्टमेंट हटा देंगे यहाँ से तो 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन मजेदार है। सिंगल क्वेश्चन में आप ट्रांसफर टू फर्नीचर सीख गए, परचेज में कोई गलती हो जाती है, प्रोविजन निकालना सीख गए नए तरीके से जब सेल्स रिटर्न हो क्वेश्चन में, और कॉमन डेटर क्रेडिटर हो, पैरेलल डेटर क्रेडिटर हो। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चन में आपकी एडजस्टमेंट थी एक्रूड को लेकर, जिसमें डायरेक्ट एक्रूड न निकालकर क्वेश्चन में कुछ और तरीके के इंटरेस्ट भी शामिल थी। तो बैलेंस शीट हम इसकी बनाते हैं जिसमें हमारे बहुत सारे आइटम इसमें से काम आएंगे, लाइक क्लोजिंग स्टॉक, लाइक फर्नीचर का बैलेंस, लाइक आपके एक्रूड इंटरेस्ट, लाइक आपकी ये वाली एक्रूड इंटरेस्ट, सभी चीजें हमारे काम में आने वाली है। तो उसको हम सामने रख लेंगे, पीएम को बैलेंस शीट यहाँ बना लेंगे। दोस्त ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद इसकी बैलेंस शीट हमको और बनानी है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है यहाँ पर आपका कि स्टार्टिंग से लिखना सबसे पहले गांगुली की कैपिटल, जो हम लोग अब तक छोड़ते बैठे थे, आपको गांगुली कैपिटल नहीं लिखना, आपको सिंपल लिखना है कैपिटल 5,40,500 रुपीज, क्योंकि नेट प्रॉफिट अभी भी हमने निकाला था, यहाँ पर लिखा नहीं है, 70,500 रुपये यहाँ लिखा हुआ वर्किंग नोट में। हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो एक्सट्रैक्ट था वो हटा दिया, ऐड करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट
अगर क्वेश्चन में कहीं भी ड्राइंग्स मौजूद है तो उसको हम लेस करते हैं। पूरे क्वेश्चन में ढूंढो कहीं भी ड्राइंग्स है, लास्ट में लिख रही है सर 50,000 रुपये की ड्राइंग्स, 50,000, 50,000 माइनस कर देंगे तो 500 में से 500 का जीरो, 40 में से 70 गए यानी 4,70,000 माइनस कर दिया और 50,000, 4,20,000 ये आ गई आपकी, नहीं 4 तो आएगा, 5,20,000 5,20,000। और एक एक करके स्टॉक ओपनिंग वाला आता नहीं, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरेज, रेंट, सैलरी, डेटर। सबसे पहले एसेट में डाले आप डेटर 1,20,000 रुपए। सर अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे कोई लिक्विडिटी या फिर आपकी परमानेंट अप्रोच, चाहो तो फॉलो कर सकते हो, फिक्स एसेट को ऊपर लिख सकते हो, बट मैं जो ऐसेट मिलती जा रही है उसको डालता जा रहा हूँ। डेटर सबसे पहले बात 1,20 के लिए तो उस डेटर थे आपके 95,000 के, अगर आपको पता हो 1,20 में से 15,000 के डेटर को हटाने हमको जो कि हमारे काम के नहीं थे, तो 1,05,000 रुपए के डेटर, 1,20,000 में से 15 गए, और सर 10 के वो भी तो हटा दीजिए, नहीं हम उनको डेटर क्रेडिटर लिखकर चलेंगे, हमने प्रोविजन नहीं बनाया उनके ऊपर, पर डेटर क्रेडिटर लिखकर चलेंगे। लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 4750 4750, 1,05,000 में से 4750 गए 250 और 1,02,50। अगर आप उनको 10,000 को हटाते हो यहाँ से 95,000 लिखना चाहते हो लिख सकते हो, दोनों ही तरीके से ये भी और वो भी। फिर क्रेडिटर आपको यहाँ से भी हटाने पड़ेंगे 10,000 के। चलो क्रेडिटर 74,000, क्योंकि मैंने डेटर में से नहीं हटाया तो मैं क्रेडिटर से भी नहीं हटा रहा। अच्छा ओके, चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड लोन 1,00,000 रुपए का देना बैंक। सर 50,000 लिखना है या 1,00,000? 50,000 लिखना है या 1,00,000? सर 1,00,000 लिखना है, लोन की इंटरेस्ट 50,000 पर देनी नहीं, मैंने डिटेल में समझाया क्योंकि 1 अप्रैल 19 को हमने 50 का लोन लिया हुआ था। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड आएगी नहीं, प्रिंटिंग स्टेशनरी आएगी नहीं, एडवर्टाइजमेंट आएगा नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा नहीं, कैश विद ट्रेडर्स बैंक लिमिट। इसका मतलब क्या है कि हमारा कैश जो है बैंक में रखा हुआ है, इसे कैश एट बैंक भी बोल सकते हैं, जो नाम यहाँ लिखा है वही लिखेंगे। कैश विद ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड 10,000 40,000। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगी नहीं बट एक्रूड इंटरेस्ट आ सकती है, तुरंत डाल दो उसको, जैसे जैसे एडजस्टमेंट आती है एक्रूड इंटरेस्ट डाल दो, जो कि यहाँ डाली हुई है। सर दोनों ही एक्रूड है, ये भी एक्रूड है, ये बेटा वाली एसेट है, ये लायबिलिटी है। क्यों? इसका नाम मैं और अच्छे से कर दूं आपको, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड वाली है, मिलने वाली है, रिसीवेबल है 10,000 रुपए की, और वो देना बैंक को देख भैया बाकी थी देना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एक्रूड ऑन देना बैंक 3,000 रुपए की थी। जो चक्कर पड़ रहा था ना आपको 1150, वो 1,500 और 3,050, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट 5%, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है हमारी 5% से मतलब क्या, 5% ब्याज मिलेगी हमें इस पर, बस इसलिए याद रखना 25,000 रुपये। नेक्स्ट, फर्नीचर बुक्स में तो 9,000 का है, बट हम याद करेंगे इसलिए मैंने लिखा था ट्रांसफर टू फर्नीचर, उसे और ऐड करेंगे हम 10,000। एड एडिशन, एडिशन मतलब खरीदा था, गलती से परचेज में चला गया था, उसे वापस ले आएगा, और लेस करेंगे जिस पर उस पर डेप्रिसिएशन हमने लगाया हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर टिकिंग होगी। ये एडजस्टमेंट चली गई, ये चली गई एडजस्टमेंट, ये चली गई और प्रोविजन वाली तो चली गई। डेप्रिसिएशन और लेस कर देंगे 1,150 रुपये का। 19,000 में से 1,000 के 18,000 या लिखेंगे 17,850। 19 में से 1 के 18, 17,850। डिस्काउंट अलाउड आएगा नहीं, जनरल एक्सपेंस आएगा नहीं, ऑडिट फीस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पोस्टेज चलेगा, कैश इन हैंड 1,900 रुपए। डिपॉजिट 10% 1,50,000 रुपए की, इसकी एक्रूड इंटरेस्ट में पहले ही डाल चुका हूँ, डिपॉजिट और इंटरेस्ट की दोनों की मिलाकर एक्रूड इंटरेस्ट 10,000, डिपॉजिट 10% 1,50,000 की। ड्राइंग्स पहले ही यहाँ पर आ चुकी है,
लाइबिलिटी में कुछ और रह गया हो तो देखते हैं। एक तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा डेबिट साइड में, स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक जो भी लिख दो 3,93,000 का। एक बार और लाइबिलिटी साइड में कोई आइटम रह गया हो तो देखते हैं। स्टॉक में कुछ है नहीं है। परचेज में फर्नीचर हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो चुका है, लोन हो चुका है, डेटर वाला हो चुका है पॉइंट, क्रेडिटर वाला भी डाल चुका हूँ, क्रेडिटर डाल चुके हैं और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो बचा हुआ टोटल लगाना है आपको। उससे क्यों लग रहा है कोई लाइबिलिटी रह गई है? नहीं सर, टोटल लगाना है आपको। तो पहले लड़का लगा है 5,20,000, 6,20,000, 6,23,000 और 6,23,000 और 6,27,000, 6,97,000 साइड में लिख ले रहे हैं, टोटल नहीं करते हैं। लाइबिलिटीज का टोटल के बाद हमें एसेट का टोटल करना है। यहाँ पर 3,93,000, 3,93,000, 4,93,000, 4,93,000, 50, 5,43,000, 5,43,000, 5,53,000, 5,53,000, 5,58,000, 5,78,000, 5,78,000 और 40, 6,18,000, 6,18,000, 7,18,000, 7,18,000, 7,18,000 और 17, 7,35,000, 7,36,000, 100, 7,38,000। तो एसेट का 738 आ रहा है, लाइबिलिटी का आ रहा है 5 लाख तो 6,97,000। तो कोई लाइबिलिटी तो रह नहीं गई है इसमें। ये भी सही डला है, ये भी सही डला है, ये भी सही डला है। 6,54,61, 6,10,000, 6,11,000, 6,11,000, 5,40,000, 5,61,000 आएगा दोस्तों। इसकी वजह से हमारा गलत हो रहा है, 5 20 लिख दिया था हमने, तो टोटल भी गलत है। तो 1 और 4, 5 और 3, 8, 8, 10, 17, 7,38,000 दोनों तरफ का टोटल आ रहा है। आप भी एक बार मैच कर लेना बैलेंस शीट, कोई दिक्कत हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया वाला जो बुक में क्वेश्चन दिया होगा क्रेडिटर्स में 64 ले रहा हूँ और यहाँ पर 1,05,000 की जगह 95 ले रहा हूँ। रीजन सिंपल सा है, कॉमन डेटा कॉमन क्रेडिटर आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों ही तरीके सही है। बेस्ट तरीका हुआ है 10,000 माइनस करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एनपीओ की वेबसाइट